मैं एक अमीर ज़ादी का ड्राइवर था। वो नशे के सिगरेट पीती और छोटे छोटे लिबास पहनकर आवारा लड़कों के साथ सारी सारी रात पार्टी करती। मेरा दिल उसके दिलकश बदन को देखकर मचलता था, लेकिन वो मुझे ज़रा भी घास न डालती। इसलिए एक रात जब वो नशे में धुत थी, मैं उसे गाड़ी की पिछली सीट पर ले गया। उसने भी मदहोशी में मुझे पकड़ लिया। फिर मैंने उसके साथ बड़ी ही सादगी के साथ मेरा उससे निकाह हुआ था। निकाह कबूल करते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसकी सिसकियां सुन रहा था। वो मेरे मालिक की बेटी थी। हालांकि मैं जानता था कि मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हो गया था, या शायद मर्द की अना को ये बात गवारा नहीं थी। औरत उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे। उसने भी तो ऐसा ही किया था मेरे साथ। बहुत जलील किया था मुझे। मगर इस वक्त वो मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कमरे में बैठी अपनी बीवी के पास जा सकूं। मैं सर पकड़े अपने छोटे से सहन में चरपाई पर बैठा था। उसकी रोने और सिसकने की आवाज़ मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। मैं सोच चुका था कि मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम था वो बेहद गुस्से में होगी। लेकिन जब कमरे से तोड़ फोड़ की आवाज़ आने लगी, मैं एकदम ही अपनी चरपाई से उठकर खड़ा हो गया, जैसे अंदर रखे कांच के परफ्यूम की शीशियां तोड़ रही हो। मुझे इस बात से गर्ज नहीं थी कि कांच की शीशियां टूट गईं। मसला ये था कि कहीं कांच उसे न लग जाए, वो अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। मैं फौरन से उसके कमरे की जानिब गया। दरवाज़ा खोला तो चारों तरफ गुलदान टूटे बिखरे पड़े थे। पूरे कमरे का वो हशर बिगाड़ चुकी थी। मुझे नफरत और गुस्से से देख रही थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो कहने लगी, खबरदार फारूक, खबरदार, जो तुमने एक भी कदम मेरे जानिब बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकती। जैसे जैसे मैं कदम आगे बढ़ा रहा था, टूटे हुए कांच मेरे जूते से और भी किरच किरच हो रहे थे। वो अपने कदम पीछे ले रही थी, बार बार यही कह रही थी कि मेरे पास मत आना। लेकिन मैं उसके करीब पहुंच चुका था। उसका हाथ पकड़ लिया। जहां वो खड़ी थी दीवार बिल्कुल उसके करीब थी। उसका हाथ पकड़कर मैंने दीवार पर लगा दिया। मेरी मजबूत गिरफ्त से वो अपना हाथ नहीं छुड़वा सकती थी। उसकी रोई रोई गुलाबी आंखें मेरे दिल के तार हिलाने लगीं। मैंने कहा, ये क्या हरकतें कर रही हो? होश में तो हो? वो कहने लगी, मुझे नफरत है तुमसे। मैंने कहा, रूबी मेरी बात सुनो। लेकिन वो चिल्लाकर बोली, कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मेरा नाम भी लिया। बीबी साहिबा बोलो मुझे, अपनी औकात मत भूलो। एक मुलाजिम हो तुम, अदना से मुलाजिम। तुमसे निकाह करना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी, समझे? वही गुरूर, वही घमंड जिसने मेरे अंदर आग सी लगा कर रख दी। मैंने उसके हाथ को जोर से दबाया था। वो करहाने लगी। मैंने कहा, बस बहुत हो चुका। बहुत याद दिला दी तुमने मुझे मेरी हैसियत। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी हैसियत क्या है। अब तुम रूबी औरंगजेब नहीं हो। तुम आज से मेरी बीवी हो, एक गरीब अदना ड्राइवर की बीवी, समझी? चाहे तुमने मुझे मजबूरन अपनाया हो, लेकिन निकाह तुमने मुझसे किया है। अगर मजीद तुमने कमरे में तोड़ फोड़ की तो निकाह का मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। मैं बहुत गुस्से में पहली बार उसकी आंखों में आंखें डाले उससे बात कर रहा था। आज तक न मैंने कभी उससे इस लहजे में बात की थी, ना ही कभी उसकी आंखों में यूं देखा था। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो चुप हो गई थी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अपना गुस्सा जब्त करने लगा। मेरा तनफ्फुस बुरी तरह से बिगड़ने लगा था। मैं उन मर्दों में से हरगिज नहीं था जो गुस्से और जलाल में रहते हैं। मेरा तो ये हाल था कि नौकर क्या और नखरा क्या, बहुत कुछ सहना पड़ता है हम लोगों को। ये गरीबी इंसान को सबसे पहले सब्र ही तो करना सिखाती है। बहुत बदतमीजी बर्दाश्त की थी मैंने इस लड़की की। मैंने उसे वहीं छोड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर सहन में बिछी चरपाई पर लेट गया। मेरा सर पूरी तरह से दर्द कर रहा था। गुजरती जिंदगी के लम्हात मुझे याद आने लगे। मुझे याद आने लगा कि अपने अब्बा की वजह से जब पहली बार औरंगजेब साहब के घर ड्राइवर की नौकरी के लिए गया था, मेरे वालिद बहुत बीमार रहने लगे थे
اور میرے باپ کے علاوہ میرا کوئی دوسرا نہ تھا۔ والدہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھیں، بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ والد کی بیماری کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی چھوڑنا پڑا۔ سفید رنگ کی وردی پہنے اپنے والد کے سیٹ کے سامنے میں با ادب کھڑا تھا۔ وہ شخص پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، منہ میں سگار رکھے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، ڈرائیونگ لائسنس ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا، جی صاحب، لائسنس ہے میرے پاس۔ ابا نے گاڑی چلانی سکھائی تھی مجھے، اور لائسنس بھی میں نے بنوا لیا تھا۔ کہنے لگے کہ نور محمد کو میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا، نہایت ہی سیدھا اور شریف انسان تھا، اور تم نوجوان سے لڑکے ہو، اس لیے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں تمہیں روبی کا ڈرائیور رکھوں یا نہ رکھوں۔ مجھے اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور میرے پاس فی الحال نوکری بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، صاحب جی آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے، میری رگوں میں بھی نور محمد کا ہی خون گردش کر رہا ہے۔ مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی آپ کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے، بس ٹھیک ہے، روبی کو جہاں بھی جانا ہوگا تم اسے لے کر جاؤ گے۔ میں نے کہا، جی صاحب۔ وہ کہنے لگے، جب تک وہ گھر سے باہر ہوگی تم اس کے ساتھ ساتھ رہو گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس قدر گھمنڈی اور بدتمیز ہوگی۔ کالج میں اس لڑکی کا آخری سال تھا، اور ان دنوں اس کے فائنل ایگزام چل رہے تھے۔ مجھے وکیل بننے کا بے حد شوق تھا، اس لیے میں LLB کر رہا تھا، لیکن مجھے پڑھائی اپنی بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی۔ اس بات کا مجھے بہت زیادہ افسوس تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط رویہ اختیار کرتی تھی۔ ایک بار میرے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی، کہنے لگی، آئس کریم پارلر پر گاڑی روکو۔ میں نے گاڑی روک دی۔ کہنے لگی، جاؤ باہر سے جا کر میرے لیے آئس کریم لے کر آؤ۔ میں نے کہا، جی بی بی صاحبہ۔ میں اس کے لیے اندر سے جا کر آئس کریم لے آیا۔ اس وقت وہ گاڑی سے باہر نکل کر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے آئس کریم جیسے ہی اس کے سامنے کی اور کہا کہ بی بی صاحبہ، یہ آئس کریم لو۔ بے دہانی میں اس کا ہاتھ آئس کریم پر لگ گیا۔ وہ آئس کریم ساری کی ساری اس کے کپڑوں اور جوتوں پر گر گئی۔ وہ کہنے لگی، یو بلیڈی باسٹرڈ، اندھے ہو گئے تھے کیا؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ تم نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ اس نے فون بھی بند کر دیا تھا۔ بے شک میں ایک ڈرائیور تھا، لیکن ایک مرد بھی تھا۔ عورت کی زبان سے گالی سننا میرے لیے اس وقت آسان نہیں تھا۔ میری غیرت جوش میں آئی تھی۔ وہاں سے آنے جانے والے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، غلطی میری نہیں تھی، اسی کی تھی۔ اس کی زبان سے گالی سن کر تو میرے وجود میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اگر میرے والد بیمار نہ ہوتے تو میں اس لڑکی کو اچھا جواب دیتا۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری بی بی صاحبہ۔ کہنے لگی، میرا ساری یونیفارم تم نے خراب کر دیا، میرے جوتوں پر آئس کریم گرا دی، چلو صاف کرو میرے جوتے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں اتنا بھی گڑا پڑا انسان نہیں تھا کہ اس لڑکی کے بیچ بازار میں جوتے صاف کرتا۔ میں نے کہا، میں آپ کے جوتے صاف نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ ببولا ہو گئی۔ کہنے لگی، کہیں کے منسٹر لگے ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے میرے آگے؟ تم میرے جوتے صاف نہیں کر سکتے؟ چٹکی بجا کر کہنے لگی، 2 منٹ میں تمہیں نوکری سے فارغ کروا دوں گی۔ یہ اکڑ کسی اور کو دکھانا۔ جوتے صاف کرو میرے۔ میرے والد اس وقت ہاسپٹل میں نہ ہوتے، میرے سر پر صرف ان کی بیماری سوار تھی، جس کا خرچ اس کا باپ بھر رہا تھا۔ اس بد دماغ لڑکی پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے گاڑی سے ٹیشو نکال کر اس کے جوتے صاف کرنے لگا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بے تحاشا لاڈلی تھی، اس لیے شاید باپ نے سر پر چڑھا رکھا تھا۔ اس کے پیپر ختم ہوئے تو یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اتفاقاً یہ تھا کہ میں نے بھی اسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن مجھے بیچ میں ہی اپنی تعلیم کا سلسلہ ختم کرنا پڑا۔ میرے والد ہاسپٹل سے گھر تو واپس آ گئے تھے، لیکن ہر وقت چرپائی پر پڑے رہتے۔ صبح صبح مجھے اپنے والد کے لیے کھانا بنا کر آنا پڑتا تھا۔ ان کو ناشتہ میں خود ہی کرواتا، ساری میڈیسن بھی میں ہی کھلاتا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، ان کا رویہ اچھا تھا، میری والدہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے، مجھے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھیں۔ ان کی ایک بیٹی بھی نہایت ہی شریف قسم کی لڑکی تھی،
अच्छी सुलझी हुई तमीज़दार थी, मुझे पसंद भी बहुत थी और उसकी नज़रों में भी अपनी पसंदगी देख चुका था। इसलिए सेठ के घर जाने से पहले मैं उसे कहकर आया था कि वो मेरे बाबा को दोपहर का खाना वक्त पर खिला दिया करे और दवाई भी दे दिया करे। वो मुझसे कहती थी, फारूक आप खाना क्यों बनाते हैं, मैं पका दिया करूँगी। मैंने कहा नहीं, बस तुम सिर्फ मेरे वालिद को देख लिया करो, यही एहसान बहुत है। कहने लगी, एहसान किस बात का, पड़ोसियों के भी तो कुछ हुकूक होते हैं। मैं उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे सकता था। एक बार मैं रूबी को यूनिवर्सिटी लेने गया तो वो आवारा और अय्याश किस्म के लड़कों के साथ बातें कर रही थी। मैं लड़कों को जानता था, वो निहायत ही अय्याश किस्म के लड़के थे। मुझे रूबी का लड़कों से इस तरह बात करना ठीक नहीं लगा। मुझे देखकर वो लड़कों से हाथ मिलाकर बाय कहकर गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी चलाने के दौरान मैंने रूबी से कहा, बीबी साहिबा आप इन लड़कों से बातचीत मत किया करें। मेरी बात सुनकर उसने हैरत का इजहार किया। कहने लगी, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, मेरा जिससे जी चाहेगा मैं उससे बात करूंगी। मैंने कहा, ये लड़के अच्छे नहीं हैं इसलिए कह रहा हूँ, इनसे दूर रहा करें। मेरा ये कहना था कि वो कहने लगी, तुम होते कौन हो मुझ पर ऑर्डर झाड़ने वाले। मैंने कहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। वो कहने लगी, अपनी समझ अपने पास रखो। हर बात पर वो लड़की मुझे जलील करती थी। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अक्सर वो फ़ोन पर किसी न किसी लड़के से बात कर रही होती थी। उन बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो किसी लड़के से मोहब्बत करती है और शायद वो उन लड़कों में से एक लड़का था जो यूनिवर्सिटी में अय्याश नौजवानों में से एक था। मैंने अपने वालिद से बस यही सीखा था कि मालिक की नमक हरामी नहीं करना। एक बार उस लड़के ने रूबी को होटल में बुलाया। शाम को वो तैयार होकर मेरे साथ गाड़ी में बैठकर मुझे होटल का नाम बताने लगी। मैं उसे होटल में लेकर गया, उसके साथ अंदर जाने लगा तो कहने लगी कि तुम बस गाड़ी में ही बैठो, मेरे अंदर पार्टी है। मैं रात को 12-1 बजे तक पार्किंग एरिया में आ जाऊंगी, तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़ोन पर उसकी बातें सुन चुका था, इसलिए गाड़ी से नीचे उतर गया। मैंने कहा, साहब जी ने मुझे ड्राइविंग पर नहीं रखा, आपकी रखवाली के लिए रखा है, इसलिए आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो हत्थे से उखड़कर कहने लगी, तुम्हारी औकात है मेरी पार्टी में शामिल होने की? अपने कपड़े देखे हैं तुमने? मैं तुम्हें अंदर ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। मैंने कहा, मैं पार्टी में एक मुलाजिम की हैसियत से ही जाऊंगा, इसलिए मेरे हुलिये की आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात पर अटल था। वो इसलिए भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि उसके वालिद ने ही मुझे इसीलिए रखा था कि मैं उसके साथ साए की तरह रहूं। उसके वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उसके दुश्मन भी बहुत थे और ये लड़की बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और अड़ियल किस्म की थी। वो भी जानती थी कि उसके वालिद ने मुझे ऑर्डर दिया है, इसलिए अपनी ज़िद छोड़ते हुए मेरे आगे आगे चलने लगी। मैं भी उसके साथ साथ उस हॉल नुमा क्लब में दाखिल हो गया जहाँ पर बेहयाई और बेहूदगी का बाजार गर्म था। लड़कियां लड़के डांस रैंप पर बेहुदा किस्म के डांस कर रहे थे। शराब का दौर भी चल रहा था। वो लड़की भी इसी महफिल का हिस्सा बन गई, अपने दोस्तों के साथ नाच रही थी, लेकिन उसने अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाई थी, शराब को हाथ नहीं लगाया था उसने। यहाँ तक तो ठीक था। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब एक लड़के के हाथ से सिगरेट लेकर सिगरेट पीने लगी। सिगरेट पीते ही उसके कदम डगमगाने लगे। मैं समझ गया कि उस सिगरेट में कुछ नशा ज़रूर मौजूद है, यह सिगरेट ही नशे वाला है। वो लड़की अब नशे में झूमने लगी और वो लड़का उसे अपनी बाहों में लेकर डांस रैंप पर आ गया। वो बार बार उस लड़के का हाथ पीछे कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ डांस करे, लेकिन उस नौजवान की गुस्ताखियां बढ़ने लगी थीं। इससे पहले कि वो हद से ज़्यादा बढ़ता, मेरा खून खौलने लगा। मैं उठा और फौरन से उसके पास आया और उस लड़के को रूबी से अलग किया। मैं अच्छे खासे कद काठी का नौजवान था, सेहत भी काबिले रश्क थी। मेरे पीछे करने पर वो लड़का लड़खड़ाया था और ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि पहले ही वो नशे में चूर था। ये सब देखकर वहाँ का म्यूज़िक बंद हुआ, डांस भी रुक चुका था। उस लड़के के दोस्त भी गुस्से से मेरे पास आ गए, कहने लगे, ये क्या बदतमीज़ी की है तुमने? मैंने कहा, ये होता कौन है बीबी साहिबा को हाथ लगाने वाला? ये सुनकर नशे से चूर आंखों से रूबी मुझे देखने लगी।
कहने लगी, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मेरे दोस्तों को यूं धक्का देने वाले? तुम्हें कहा था ना कि गाड़ी में बैठो। मैंने कहा, आप इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं हैं, मेरे साथ चलें। वो कहने लगी, बकवास बंद करो, अब निकलो यहाँ से, बाहर गाड़ी में जाकर बैठो। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तुम अंदर नहीं आओगे। मैंने कहा, मैं आपको यहाँ से वापस लिए जाए बगैर नहीं जाऊंगा। उनमें से एक लड़का मेरे गिरबान पकड़कर मुझ पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुम्हें रूबी की बात समझ नहीं आ रही? तुम 2 टके के नौकर होकर रूबी के आगे जबान चला रहे हो। तुम होते कौन हो यहाँ पर? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। हम सबके ड्राइवर भी बाहर गाड़ियों में बैठे हैं, हमारे सर पर सवार नहीं हैं। मैंने उस लड़के का हाथ पकड़कर बुरी तरह से मरोड़ दिया। वो करहाने लगा। मैंने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। बीबी साहिबा, आप चलें यहाँ से मेरे साथ, वरना मैं साहब जी को फोन करके बता दूंगा। मैंने उस लड़के को पीछे ढकेल कर रूबी से कहा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारेगी। कहने लगी, तुम गरीब लोग होते ही ब्लडी बास्टर्ड हो। उसका ये कहना था कि मेरा दिमाग घूम कर रह गया। मैंने खुद ही उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। वहां मौजूदा चंद नौजवान मेरी तरफ बढ़े तो मैंने उंगली उठाकर उन्हें खबरदार किया। मैंने कहा, अगर बीच में आए तो यही जमीन में गाड़ दूंगा। खबरदार जो मेरे पीछे आया कोई। मेरे गुस्से से चिल्लाकर कहने पर वो नौजवान वहीं घबरा कर खड़े हो गए। रूबी चिल्लाने लगी कि मेरा हाथ छोड़ो। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैंने जबरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी की स्पीड इस कदर तेज थी कि वो थोड़ा घबरा सी गई। कहने लगी, गाड़ी आहिस्ता चलाओ। क्या पागल हो गई हो तुम? एक्सीडेंट हो जाएगा, खुद तो मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। देखो, मैं तुम्हारी शिकायत बाबा से कर दूंगी। मैंने कहा, चुपचाप बैठी रहो। एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो मेरे गुस्से को देखकर वो चुप हो गई। घर पहुंचते ही मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको गाड़ी से उतारा। इत्तेफाक था कि साहब लाउंज में ही बैठे थे। बेगम साहिबा भी बैठी थी। मैंने रूबी को सोफे पर ढकेल कर बिठाया। ये देखकर साहब और बेगम साहिबा दोनों खड़े हो गए। मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? मैंने कहा, साहब जी, आपकी बेटी नशे के सिगरेट पीती है, लड़कों के साथ बेहुदा डांस करती है। ये सुनकर साहब ने रूबी की तरफ गुस्से से देखा। वो अब भी नशे में चूर थी, लेकिन ना में सिर हिला रही थी। मैंने कहा, आपने मुझे अपनी बेटी की हिफाजत के लिए रखा था, लेकिन अगर आज मैं वहां ना होता तो वो लड़के इसके साथ न जाने क्या कर गुजरते। वो अब भी ना में सिर हिला रही थी, लेकिन साहब ने पहले उसे पकड़कर खड़ा किया। वो अपने कदमों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। नशे का सिगरेट उस पर हावी हो चुका था। साहब ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। ये देखकर बेगम साहिबा भी परेशान हो गईं। और रूबी का यह हाल था कि गुस्से में बस मुझे ही देखे जा रही थी। कहने लगे, आज से तुम्हारा आना जाना बंद। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाओगी। चलो जाओ अपने कमरे में। वो कमरे में जाते हुए भी मुसलसल मुझे ही देख रही थी। मैंने अपना फर्ज निभाया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इसका बदला लेने के लिए मेरे साथ ये सब कर गुजरेगी। एक बार साहब और बेगम साहिबा को किसी पार्टी में जाना था। रूबी को वो घर से बाहर ज्यादा निकलने नहीं देते थे। वो बस यूनिवर्सिटी जाती थी, वहीं से वापस आ जाती थी। साहब कहने लगे कि वैसे भी तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम घर पर ही रुको जब तक हम वापस ना आ जाएं, क्योंकि ये लड़की तुम्हारे अलावा किसी भी मुलाजिम से नहीं डरती। तुम्हारे पीछे मुझे डर है कि कहीं घर से बाहर न निकल जाए, क्योंकि इसे नशे की सिगरेट की आदत होती जा रही है, और जब इसे सिगरेट नहीं मिलता तो ये पागल होने लगती है। इसलिए मैंने इसे कमरे में बंद कर दिया है। जब तक हम घर वापस ना आ जाएं तुम घर में ही रहोगे। मैंने भी साहब जी की बात मान ली। वो दोनों जा चुके थे। 2 घंटे में लाउंज में ही बैठा रहा। साहब जी के आने से कुछ देर पहले मुझे रूबी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। वो बचाओ बचाओ कहे जा रही थी। मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर उसने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही मैं अंदर गया तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि अचानक से कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और कुंडी लग गई। मैं जैसे ही पलटा तो एक काले रंग का साया मुझे दिखाई दिया। मैं समझ भी नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है कि वो मेरे गले से लग गई और बचाओ बचाओ का शोर मचाने लगी। मैं उसे खुद से पीछे कर रहा था।
लेकिन वो मुझे अपने साथ लगाकर मेरी कमर को चिपक चुकी थी और चिल्लाए जा रही थी। शोर सुनकर दूसरे मुलाजिम भी कमरे तक पहुंच चुके थे। दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी कर रही हो, पीछे हटो। लेकिन जब तक मैं अपना आप को उससे छुड़वाता, दरवाज़ा खुल चुका था। मुलाजिम के साथ साथ साहब और बेगम साहिबा भी बाहर खड़े थे। कमरे की लाइट जलाई तो रूबी को देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे, चेहरे पर जख्मों के निशान थे, बेड की चादर बुरी तरह से बिखरी हुई थी। वो अपनी माँ के साथ लगकर कहने लगी, आप इसे मेरे रखवाला समझते थे, इसने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया। मैंने कहा, ये झूठ बोल रही है। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन साहब जी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मुझे मारने लगे, कहने लगे, ये तूने क्या कर दिया, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा, ये झूठ बोल रही है। उन्होंने मेरी एक बात न सुनी और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं वापस अपने घर आ गया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं नहीं जानता था कि वो लड़की मेरे साथ ऐसा कुछ कर जाएगी। मेरी इज्जत का जनाजा वो निकाल चुकी थी। लेकिन अगले ही रोज मुझे साहब जी का फोन आया। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, मुझे हॉस्पिटल बुला रहे थे। ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। शायद उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पर निकाह ख्वां मौजूद थे। रूबी रोए जा रही थी। साहब जी कहने लगे कि तुमने मेरी बेटी को बर्बाद किया है, अब तुम इससे निकाह कर लो। मैं शायद उनकी बात से इनकार कर देता, लेकिन जिस हालत में वो लेटे हुए थे, मुझे ये डर था कि कहीं मेरे इनकार पर उनकी हालत मजीद न बिगड़ जाए। मैंने रूबी से निकाह कर लिया। साथ ही साहब जी के कहने पर मैं उसे अपने घर भी ले आया। अब वो मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन अभी भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सुबह के 9 बज रहे थे और उसे जल्दी उठने की आदत नहीं थी। मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर रूबी ने दरवाज़ा खोला था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर नागवारी छाई थी। मैंने कहा, उठ गई तुम? ये वक्त है तुम्हारे उठने का? चलो जाओ, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कहने वाले? मैं उसके करीब आया, उसे गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, बताऊं तुम्हें मैं कौन हूँ? वो मेरे लहजे को सुनकर घबराई थी। कहने लगी, मुझे चाय बनानी नहीं आती। मैं उसे किचन में लेकर गया, उसे चाय बनानी सिखाई। अपने सारे काम मैं उसी से करवाने लगा। अपना रिश्ता भी उस पर जताने लगा, लेकिन उसके करीब नहीं आया था। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। जब मैं बाहर जाता तो घर का ताला लगाकर जाता था। एक बार मैं घर पर आया तो रूबी कमरे से फिर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मुझे इस कैद खाने से बाहर निकालो। मैं जब कमरे में गया तो वो रो रही थी। मुझे देखकर मेरे पास आ गई। उस वक्त उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। मुझसे कहने लगी, फारूक, मुझे सिगरेट चाहिए, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सिगरेट नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। मेरा जिस्म टूट रहा है। वो नशे के सिगरेट की आदी हो चुकी थी और उस वक्त उसे सिगरेट की तलब हो रही थी। वो बेबसी से रो रही थी। मैंने कहा कि कोई सिगरेट नहीं मिलेगा तुम्हें। वो मेरे सामने रोने लगी, कहने लगी, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? मुझे सिगरेट ला कर दो, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। वो किसी जंगली बिल्ली की तरह से मेरी तरफ लपकी, लेकिन मैंने उसके दोनों हाथ थाम लिए। मैंने कहा, खुद पर तर्स नहीं आता तुम्हें? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? लेकिन वो बेइख्तियार होने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मेरा पूरा बदन टूट रहा है, मुझे नशा चाहिए। फारूक, मुझे बस एक सिगरेट ला दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। ऐसा बेबस मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर निकल गया। उसका कमरा भी लॉक कर दिया। वो दरवाज़ा खटखटा रही थी, मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी कि मैं उसे एक सिगरेट दे दूं। जिस दिन साहब का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे यही बताया था कि वो रूबी को किसी लड़के से बात करते सुन चुके थे। उस लड़के के कहने पर ही रूबी ने ये सब ड्रामा किया था, ताकि साहब मुझे घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि मेरे होते हुए वो रूबी को सिगरेट नहीं पहुंचा सकता था। रूबी मुझसे कुछ डरती थी और घबराती भी थी, दूसरे मुलाजिम से नहीं डरती थी। फिर वो नौजवान भी क्लब में मुझसे मार खा चुके थे, इसलिए चाहते थे कि मैं मालिक को छोड़कर चला जाऊं।
ताकि रूबी से वो नशे की आड़ में जो चाहे करवाते रहें। इसलिए साहब जी के कहने पर मैंने रूबी से निकाह किया था। हार्ट अटैक का सारा ड्रामा रचाया गया था ताकि रूबी इनकार ना कर दे। जब से वो वहाँ आई थी उसे सिगरेट नहीं मिल रही थी और अब वो बेबस होने लगी थी। माँ बाप की बेतवज्जो की वजह से वो ऐसी लत में पड़ चुकी थी, जो इलाज उसका यहाँ हो सकता था वो उसके घर पर नहीं हो सकता था। काफी देर तक वो दरवाजा बजाती रही, फिर शायद थक कर दरवाजा बजाना छोड़ चुकी थी। मैं किचन में आया, खाना बनाया। जब खाना लेकर उसके कमरे में गया तो दरवाजे पर ही नीम दराज थी। मैंने खाना बेड पर रखा, फिर उसे सहारा देकर बेड तक लेकर आया। वो कहने लगी वो खाना नहीं खाएगी। मैंने उसके सुते हुए चेहरे की तरफ देखा। उसकी पीली रंगत, मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मुझे अफसोस भी हुआ था। मैंने कहा तुम्हें सिगरेट चाहिए? मेरी बात पर उसकी आंखें पूरी खुली, कहने लगी हाँ। मैंने कहा ठीक है, पहले खाना खाओ। वो खाना खाने लगी। मैंने उसे कहा कि अगर वो मेरी बात मानेगी तो मैं उसे सिगरेट ला कर दूंगा। वो मान गई। मैंने उसके बहते हुए आंसुओं को साफ किया, उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाया, उसे उसकी मेडिसिन भी दी। अब वो मुझसे लड़ती नहीं थी। जब भी वो सिगरेट मांगती मैं यही शर्त उसके सामने रख देता कि वो मेरी बात मानेगी, दवाई वक्त पर खाएगी तो मैं उसे एक के बजाय बहुत सारे सिगरेट ला कर दूंगा। अब वो अपनी दवाई वक्त पर खाने लगी, मेरे छोटे मोटे काम भी कर देती थी, मुझसे बातें भी करने लगी थी। अब वो काफ़ी हद तक ठीक होती जा रही थी। मैंने उसे एक अलग घर में रखा हुआ था। मालिक मेरे वालिद का हर तरह से ख्याल रख रहे थे, क्योंकि हमारे बीच यही तय हुआ था कि मैं उनकी बेटी का इलाज कराऊंगा और वो मेरे वालिद का इलाज करवाएंगे। मेरा रूबी से निकाह हुआ ज़रूर था, लेकिन वो सिर्फ एक मुआहदा था। मुझे उसे छूने की इजाज़त न थी। जब वो मुकम्मल ठीक हो जाती तो मुझे उसे इस रिश्ते से आज़ाद करना था। क्योंकि वो मुझसे डरती थी, इसलिए साहब जी को लगा कि मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। मैं काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुका था। उसका ख्याल भी रखता था, उसे डांटता भी नहीं था। अब पता ही नहीं चला कब मुझे रूबी से मोहब्बत हो गई। एक रात जब मैं घर आया तो मुझे अपने ही घर में शोर की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं कमरे में गया तो रूबी के पास वही लड़के मौजूद थे। न जाने वो घर में कैसे दाखिल हुए। वो उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश कर रहे थे और वो इनकार कर रही थी। मैंने उन लड़कों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था और पुलिस के हवाले कर दिया। वो लड़के मेरा पीछा करते हुए रूबी तक पहुंच चुके थे ताकि उसे नशा देकर अपने साथ ले जा सकें और उसके बाप से पैसों की डिमांड कर सकें, क्योंकि पहले नशे के सिगरेट की आड़ में वो रूबी से पैसे लेते थे जो मेरी वजह से उनके बंद हो चुके थे। मैंने उन लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया था। रूबी उस वक्त बेहद डरी हुई थी। कहने लगी फारूक तुम न होते तो वो मुझे अपने साथ ले जाते, शायद पता नहीं मेरे साथ क्या करते, मुझे फिर से नशे का आदी बना देते। मैंने कहा मैं क्यों न होता, मुझे तो होना ही था। तुम्हारा मुहाफिज जो हूँ मैं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो रूबी। मेरी बात सुनकर वो बेइख्तियार मेरे गले लग गई और मैं उसकी इस हरकत पर हैरान हुआ था। कहने लगी मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था फारूक, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तुम्हें न जाने क्या क्या कहती रही, मुझे माफ़ कर दो। वो रो रो कर अपनी हर गलती की माफ़ी मांग रही थी और मैं बिल्कुल बेहिस खड़ा था। कहने लगी मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, तुम्हें दिल से शौहर मान चुकी हूँ, मुझे मेरा हक भी दे दो। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे, क्योंकि मैं अपने वादे का पाबंद था। बड़ी मुश्किल से मैंने रूबी को खुद से जुदा किया था और कमरे से बाहर निकल गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। वो शरीयत मेरी बीवी थी, लेकिन मैं नमक हरामी नहीं कर सकता था। मैंने मालिक को फ़ोन पर कह दिया कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसे ले जा सकते हैं आप। कुछ ही देर में वो मेरे घर आ गए। कहने लगे मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। तुमने वो कर दिखाया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। जब उन्होंने रूबी को साथ ले जाना चाहा तो वो मुझे देखने लगी। सारा सच अपने बाप के मुंह से सुनकर कहने लगी कि मैं कोई बेजान चीज़ नहीं हूँ बाबा, जिसे आप जिस तरीके से चलाना चाहें चला सकें। मेरा निकाह हुआ है फारूक से, मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो कहने लगे ये एक मुआहिदा था,
तुम कैसे एक गरीब ड्राइवर के साथ जिंदगी गुजारोगी, वो कहने लगी जैसे अभी तक गुजार रही थी। उसने मेरे हक में फैसला किया था। उसके वालिद उसे समझा समझा कर वापस चले गए, लेकिन वो मेरे साथ रहना चाहती थी। औरत वफा की देवी होती है, ये बात रूबी को देखकर मुझे मालूम हुई थी। उसने मेरे खातिर अपने बाप की दौलत को ठोकर मारी थी। मैं कैसे उसे अपने दिल की मलिकाना बनाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 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 मैं एक जागीरदार की पर्सनल सेक्रेटरी थी। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, इसलिए जब भी उसके ऑफिस जाती तो अपने सीने से दुपट्टा हटा दिया करती थी। वो तिरछी नज़रों से मुझे देखता और कातिलाना मुस्कुराहट देता। मैं चाहती थी कि वो मेरे हुस्न का दीवाना बन जाए। एक दिन वो मुझे अपने फार्म हाउस पर ले गया और फिर पूरी रात हम दोनों ने। आज फिर बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मैंने अपनी टाइट कमीज से दुपट्टे को थोड़ा सा सरका के पीछे किया था। मैं जानती थी कि वो मेरे हुस्न और मेरी शख्सियत पर फिदा हो चुका है। वो एक बहुत बड़े जागीरदार का बेटा था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। जितना वो दौलतमंद और अमीर था, उतना ही घमंड उस शख्स के अंदर कूट कूट कर भरा था। किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को वो घास नहीं डालता था, लेकिन मुझ पर मर मिटा था। मेरा ताल्लुक तो एक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मेरा पहनना ओढ़ना मॉडर्न था। मैंने कभी भी अपने एतमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं पिछले 6 महीने से इस ऑफिस में काम कर रही थी और इससे पहले भी मैंने अच्छी ही फॉर्म में जॉब की थी। यही वजह थी कि मेरे अच्छे तालीमी रिकॉर्ड के साथ साथ मेरा तजुर्बा भी काफ़ी था। इसलिए जागीर शाह ने जब इंटरव्यू लेते हुए मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे तो एक तिरछी नज़र मुझ पर सर से पैर तक डाली थी। मैं बहुत ही एतमाद लड़की थी। जागीर शाह की हर बात का जवाब बड़े कॉन्फिडेंस से दे रही थी। आखिर में उसने मुझे मुस्कुराकर देखा था, मेरी फाइल बंद की, कहने लगा, कल से आप जॉब पर आ सकती हैं। ये सुनकर मैं हैरान हुई थी। एकदम ही उसने फैसला सुनाया था। हालांकि मुझे तो लगा था कि इंटरव्यू लेगा, फिर कुछ दिन बाद मुझे कॉल पर पता चलेगा कि जॉब मिली है या नहीं, लेकिन उसने तो एकदम फैसला सुनाकर मुझे हैरान कर दिया था। मैं उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। मेरे यूं देखने पर वो हंसने लगा, कहने लगा, देखो, मुझे ऐसे ना देखो, मुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। उसके इस तरह से कमेंट पर मैं कुछ सोच में मुब्तला हुई। मैंने टेबल पर से अपनी फाइल उठाई और वहां से चली गई। मेरी उम्र 25 साल थी और वो शायद 30 या 32 साल का नौजवान था। मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। तब मुझे मालूम हुआ कि जागीर शाह घमंडी और मगरूर किस्म का शख्स था। वो अपने एम्प्लॉय से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। जरा सी खिलाफ मिजाज अगर कोई बात हो जाती तो वो सबके सामने मर्द तो मर्द, औरतों को भी जलील करके रख देता था। उसका सख्त रवैया देखकर पहले तो मैं बहुत घबरा सी गई थी, लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही 3 साल से एक फर्म में काम कर चुकी थी, इसलिए मुझे अपने काम का तजुर्बा बहुत अच्छा था। 1 महीने में ही मैंने अपनी मेहनत का लोहा मनवा लिया था। काफी हद तक मैं उसके बिजनेस के उतार चढ़ाव को समझ चुकी थी और वैसे ही काम करती थी जैसे कि जागीर शाह चाहता था। हालांकि मैं बेहद खूबसूरत लड़की नहीं थी। मेरी रंगत हल्की सी सांवली थी, लेकिन मेरा पहनना ओढ़ना एक मॉडर्न लड़की की तरह था। मैं टाइट लिबास पहनती थी, बालों को लेयर्स में कटवा कर रखा करती थी और हर वक्त अपने बालों को मैं खुला रहने देती थी। मैं मेकअप भी बड़ी महारत से करती थी और कॉन्फिडेंटली भी बहुत थी। मर्दों के साथ बात करने में मुझे कभी भी झिझक और शर्म या बदहवासी महसूस नहीं हुई थी। जागीर के साथ मैं बहुत सी मीटिंग भी अटेंड कर चुकी थी और मेरे कॉन्फिडेंट को देखकर वो शख्स मुझसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका था। पूरे 1 महीने बाद उसने मुझे अपने ऑफिस के रूम में बुलाया था। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो उसके मुंह पर एक मुस्कुराहट सजी हुई थी।
اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا، کہنے لگا، مس نازیہ، میں آپ کے کام سے بے حد خوش ہوں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنی تعریف وصول کی تھی۔ جھٹکے سے اپنے لیئر کٹنگ کے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا، تھینک یو سو مچ۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا۔ کبھی میٹنگ کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا۔ ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ جتنا میں اسے بدمعاش اور گھمنڈی سمجھتی تھی، وہ ایسا نہیں تھا۔ بہت ہی الگ قسم کا انسان تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو رومانوی قسم کی ہوتی ہیں، حقیقت سے دور اپنی الگ ہی دنیا بنا لیتی ہیں۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی۔ مڈل کلاس گھرانے سے میرا تعلق ضرور تھا، لیکن میں نے اپنی جاب سے کمائے ہوئے پیسے سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ایک ماڈرن فیملی کی طرح تھا۔ البتہ میرے والد سادہ تھے۔ والد ہارٹ پیشنٹ تھے، اس لیے میں نے پہلی بار گھر سے قدم نکالا تھا اور نوکری ڈھونڈ لی تھی، ورنہ ہمارے خاندان میں تعلیم کے فوراً بعد لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے جاب کو ترجیح دی تھی۔ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی، اور آج میں جس مقام پر تھی، خاندان کے لڑکے میری تمنا کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ رشتے سے انکار کر دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنے جاب سے 1.25 لاکھ سے اوپر کما لیتی ہوں تو جس سے میری شادی ہو اس کی تنخواہ بھی 2-2.5 لاکھ سے کم نہ ہو، کیونکہ جس لگژری زندگی کا میں نے خود کو عادی بنا لیا تھا، میں کسی بھی چھوٹی موٹی جاب کرنے والے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ جاگیر شاہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کا کہیں نہ کہیں میرا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ میری محبت میں مبتلا ہو جاتا تو میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر سکتی تھی۔ وہ عام جاگیرداروں جیسا ہرگز نہیں تھا جو عورتوں کو غلام بنا کر رکھیں۔ شہر میں زیادہ تر اس کا وقت گزرتا تھا، اس لیے اگر وہ مجھ سے شادی کی بات کرتا تو میں سب سے پہلے اسی کے رشتے کو ترجیح دیتی۔ اس لیے میں نے خود پر کوئی بھی حد نہیں باندھی تھی، نہ ہی جاگیر کو کسی حد کا پابند کیا تھا۔ وہ اکثر بات کرتے کرتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، مجھے خود سے قریب کر لیتا، بجائے اسے گھورنے کے میں مسکراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی حدیں اب بڑھنے لگی تھیں، اور ایک دن وہ سب ہوا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو کر میرا رشتہ مانگے اور مجھ سے شادی کر لے، جیسا کہ ہم مڈل کلاس لڑکیاں سوچتی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ میٹنگ کے بہانے مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ مجھے لگا کہ رات تک واپسی ہو جائے گی، لیکن جب شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا اور کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ابھی اپنے میٹنگ کے ممبرز کو نہیں بلایا، اندھیرا پھیل رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے شہر کا راستہ 2-3 گھنٹے کا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا، کوئی میٹنگ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ کہنے لگا، بس تمہارے بغیر اب وقت نہیں گزرتا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، تو پھر میرے ماں باپ سے میرا رشتہ مانگ لیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، میں ایک جاگیردار ہوں، تم ایک مڈل کلاس لڑکی ہو، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ ایسی سوچ کا مالک نہیں ہوگا، لیکن اس کی بات نے جیسے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اس نے ایک جملے میں ہی مجھے میری حیثیت یاد دلا دی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں ایک جاگیردار کی بیوی نہیں بن سکتی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے فارم ہاؤس سے باہر نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی، اس لیے اس کے پہلو میں جا گری، کہنے لگا، ایسے کیسے جانے دوں؟
तो मैं कह तो चुका हूँ कि मैं जागीरदार हूँ, और ऐसे शौक हमारे तुम जैसी लड़कियां ही तो पूरा करती हैं। ये सुनना था कि गुस्से से मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो गई। उसने मुझे समझ क्या रखा था? मैंने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और खड़ी हो गई। मैंने कहा कि आप बहुत गलत समझे हैं मुझे। मैं कोई डरपोक किस्म की लड़की नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे छूने की भी कोशिश की, तुम्हारे हलक का कांटा बन जाऊंगी मैं, समझे? मेरा ये कहना था कि वो गुस्से में खड़ा हो गया, मुझे बाजू से पकड़ा, कहने लगा, अच्छा तुम मुझे धमकी दे रही हो? जागीर शाह को धमकी दे रही हो? तो ठीक है, आज की रात तुम यहीं रुकोगी मेरे साथ और मेरी रात को रंगीन बनाओगी, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम मेरे हलक का कांटा कैसे बनती हो। बेशक मैं पुरएतमाद लड़की थी, लेकिन उस वक्त उसके फार्म हाउस पर मैं बिल्कुल अकेली थी। वहाँ उसके गार्ड थे, उसके चौकीदार थे, उसकी हुक्मरानी थी। मैं उससे अपना आपा छुड़वाने लगी, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में ले गया। पूरी रात उसने मेरे साथ बेरहमी का सलूक किया। मुझे बर्बाद करने के बाद मुझ पर कहकहे लगाकर हंसने लगा। कहने लगा, लो कर ली मैंने तुम्हारे साथ अपनी रातें रंगीन। अब मैं देखता हूँ तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो। मैं कमज़ोर लड़कियों की तरह रोई नहीं थी, और ना ही उसके सामने रहम की भीख मांगी थी। मैं अकेली उस फार्म हाउस से निकल आई। वापस जब अपने घर पहुंची तो मेरे वालिद बेहद परेशान थे। मेरे बाबा ने मुझसे पूछा कि रात भर तुम कहाँ थी? मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। सुबह को मैंने मीडिया के सामने उस शख्स के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। अपने चेहरे पर लगे जख्म भी दिखाए। पहले तो ये खबर खूब उठी, लेकिन जागीर शाह के पैसों के सामने इस खबर को दूसरा रंग दे दिया गया कि मैंने किसी और के साथ गुनाह किया, बदकारी की, और जागीर शाह पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं सबके सामने बुरी बन चुकी थी, ज़हनी तवाज़ो खो चुकी थी। मैंने नौकरी भी छोड़ दी, घर में बैठ गई। लोगों का सामना करना मेरे लिए मुश्किल तरीन काम था। मेरा सारा एतमाद ख़त्म हो चुका था। लोगों के ताने और शक भरी नज़रें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थीं। बरसों से कमाई गई इज्जत को उस शख्स ने दो कौड़ी का करके रख दिया था। मुझे उस शख्स से इतनी नफरत थी कि मुझ पर अगर एक कत्ल माफ़ होता तो मैं जागीर शाह का कर देती। मेरे वालिद मेरी बदनामी का सदमा बर्दाश्त न कर सके, इसलिए उनको हार्ट अटैक हुआ। मेरे वालिद हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए थे कि उनका इंतकाल हो गया। मैं खुद अपने वालिद को लेकर हॉस्पिटल गई थी, और अपने वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो एक और दिल दहला देने वाली खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये खबर मेरे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं थी। अपने वालिद के इंतकाल के कुछ दिन बाद मैं दोबारा से उसी हॉस्पिटल में गई। मुझे जॉब करनी थी, अपने घर का खर्चा चलाना था, क्योंकि सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। इसलिए मैं ये बच्चा जैसी मुसीबत अपने गले में नहीं डाल सकती थी, जो कि एक गुनाह की पैदावार था और उस शख्स की निशानी था जिससे मुझे शदीद नफरत थी। मैं हॉस्पिटल गई। लेडी डॉक्टर से कहा कि आप हर सूरत मेरा अबॉर्शन कर दें, लेकिन वो मुझसे कहने लगी कि मैं बेहद कमज़ोर हूँ। फ़िलहाल मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि अबॉर्शन करवाऊँ। मेरी जान का भी ख़तरा हो सकता है। इसलिए उसने मुझे कुछ ताकत की मेडिसिन लिख कर दे दी। कहने लगी कि 20 दिन तक तुम इन मेडिसिन को खाओ, इसके बाद फिर मैं तुम्हारा अबॉर्शन कर सकती हूँ। मैं अभी लेडी डॉक्टर के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरे पीछे एक औरत और एक मर्द खड़े थे। शायद वही लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाने आए थे, और औरत का हुलिया बहुत ही अजीबो गरीब था। देहाती किस्म के कपड़े पहन रखे थे और खूब सारा जेवर पहना हुआ था। तकरीबन 35 साल की उम्र की होगी, लेकिन उसके साथ खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़े थे। वो जागीर था। उसे देखकर मेरी आंखों में नफरत सी भरने लगी, लेकिन वो मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। मैं वहां से उठ खड़ी हुई और बाहर निकल गई। लेकिन अगले रोज जो कयामत हमारे घर पर टूटी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगले ही रोज जागीर शाह मेरे घर पर आ गया।
اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ میرے گھر کے اندر زبردستی داخل ہوئے۔ میری والدہ اور میرے چھوٹے بھائی بہن یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جو تم چاہتے تھے وہ تم کر چکے ہو۔ تم نے مجھے برباد کرنا چاہا اور کر لیا، مجھے بدنام کرنا چاہا، وہ بھی تم کر چکے ہو۔ اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بڑے غصے سے میرے سامنے آیا، میرے مقابل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری ایک بہت قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، بس وہ تم سے واپس لے لوں تو چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے پاس تمہاری کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھا، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود پر آگ لگا دی ہو۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی۔ وہ کہنے لگا یہ میرا وارث ہے تمہارے پاس۔ یہ سن کر میرا سر چکرا گیا۔ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر سے میری ہونے والی باتیں سن چکا تھا۔ میں نے کہا کون سا بچہ؟ میرے اندر تو کسی اور کی بدکاری ہے، یہی کہا تھا نا تم نے میڈیا کے سامنے، اب تم کیوں اس پر اپنا حق جمانے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میری خاندانی بیوی مجھے اولاد دینے سے قاصر ہے، بہت علاج کروائی میں نے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مجھے وارث چاہیے جو تم سے مل سکتا ہے، اس لیے جب تک میرا بچہ تمہارے وجود میں ہے تمہیں اپنے پاس رکھنا میری مجبوری ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا تم شرافت سے میرے ساتھ جانا پسند کرو گی یا پھر یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں؟ یہ سننا تھا کہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ میری والدہ رونے لگی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی خدا کے لیے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا نہیں چھوڑ سکتا، نازیہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میرا وارث ہے اس کے پاس، اور اگر میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا تو یہ میرے بچے کو مار ڈالے گی۔ میں نے کہا ہاں میں مار ڈالوں گی، مجھے نفرت ہے تم سے اور تمہارے اس ناجائز بچے سے بھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، کہنے لگا میرے بچے کو کچھ مت کہنا، اپنی اولاد کی خاطر میں تمہیں جائز بیوی بھی بنانے کو تیار ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ نیچے جاؤ، گاڑی میں جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں انہیں اوپر لے کر آؤ، میں ابھی اسی وقت اس سے نکاح کروں گا۔ جیسے ہی وہ مولوی اوپر آیا اور نکاح شروع ہوا، میں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ جاگیر صاحب تو یوں تھا کہ غصے کے مارے مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میری ماں سے کہنے لگا کہ اگر اب تمہاری بیٹی نے شرافت سے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں اسے زبردستی یہاں سے لے جاؤں گا اور تم لوگوں کی زندگی اذیت سے بھر دوں گا۔ اسے سمجھاؤ یہ مجھ سے شرافت سے نکاح کر لے، اگر یہ بنا چوں چاں کیے مجھ سے نکاح کر لیتی ہے تو تم لوگوں کی گھر کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا، کوئی تنگی نہیں آئے گی تم لوگوں کے پاس۔ میری والدہ میری منت کرنے لگی کہ وہ ہر حال میں تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، بہتر ہے کہ تم ایک جائز رشتے کے ساتھ اس کے ساتھ جاؤ۔ ہم جیسے مڈل کلاس لڑکیاں ہمیشہ بے بسی اور مجبوری کے تحت خاموش ہو جاتی ہیں۔ میرا اور جاگیر کا نکاح بھی میری بہت بڑی مجبوری تھا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں میں اپنی حویلی میں لے آیا، جہاں اس کی پہلی بیوی بھی موجود تھی، جو کہ مجھے بڑی ہی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھر میں ایک غیر ضروری چیز تھی، ایک غیر ضروری فرد تھی۔ اہمیت تھی تو اس کی جو میرے وجود کے اندر پل رہا تھا، جاگیر شاہ کا وارث۔ میری ساس نے مجھے ایک سادہ سا کمرہ دیا جس میں ہر سہولیت موجود تھی۔ میری خدمت کے لیے 2 ملازمائیں تھیں، لیکن مجھے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں کبھی بھی ایسے ماحول میں رہنے کی عادی نہیں تھی، میں نے ساری زندگی آزادی سے گزاری تھی، لیکن وہ دونوں ملازم عورتیں میرے پل پل بھر کی خبر جاگیر کو دیتی رہتی اور اس کی ماں کو بھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے بچے کو اپنے تن سے جدا کر دوں، جس کی وجہ سے میں قید ہو چکی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، محل چاہے سونے کا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں قید کر کے رکھا جائے تو وہ بھی پنجرے سے کم نہیں لگتا۔ میرا یہاں دم گھٹنے لگا تھا، مجھے کھانے پینے کے لیے بہترین چیزیں دی جاتی تھیں،
اور زبردستی بھی کھلائی جاتی تھی۔ ایک بار میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملازم میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر زور سے پٹک دیا۔ سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ کانچ کے برتن ٹوٹ چکے تھے۔ شور کی آواز سن کر میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا اور نہ ہی مجھے یہاں رہنا ہے۔ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہنے لگی کہ جب تک تم جاگیر شاہ کے بچے کو جنم نہیں دے دیتی یہاں سے تمہارا جانا ممکن ہی نہیں ہے، اور بے فکر رہو، تم جیسی شہری آوارہ لڑکی کو ہم اپنے خاندان کی عزت کبھی بھی نہیں بنانا چاہیں گے۔ جیسی ہی تم بچے کو جنم دو گی تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بچے سے کوئی لگاؤ یا پھر کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ یہ گناہ کا نتیجہ تھا، لیکن میرا واقعی وہاں دم گھٹتا تھا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ میری ساس مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر کہنے لگی کہ اگر تمہاری وجہ سے ہمارے بچے کو کوئی بھی نقصان ہوا تو تم نہیں جانتی کہ جاگیر تمہارا کیا کرے گا۔ لیکن میں نے ان کی کوئی بھی بات نہ سنی۔ جاگیر شاہ شہر میں تھا، بہت کم ہی گاؤں میں آتا تھا، لیکن جب اسے اس بات کی خبر ملی تو وہ راتوں رات شہر سے گاؤں پہنچ گیا۔ 5 گھنٹے کا سفر کر کے جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو بے حد غصے میں تھا۔ رات کے 1 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں اس وقت نیند میں تھی۔ بڑی زور سے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ایک دم سے کمرے کی تمام بتیاں روشن ہو گئیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جاگیر صاحب بڑے غصے سے میری طرف بڑھا۔ کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن سوچ چکی تھی کہ آج اس شخص کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھی وہ میرے بیڈ پر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ تم نے کھایا کیوں نہیں ہے کچھ ابھی تک؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس قید خانے میں نہیں رہنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور میرا بازو زور سے دبانے لگا۔ اس کی سخت گرفت کی وجہ سے میں تل ملا کر رہ گئی۔ میں نے کہا تم انسان ہو یا جانور، چھوڑو میرا ہاتھ۔ کہنے لگا اگر تم نے میری کسی بھی بات سے اختلافات کیا تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے انسان سے جانور بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ میں تمہارا حشر نشر بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے بچے کو ذرا سا بھی کچھ ہوا تو میں نے کہا اللہ کرے مر جائے تمہارا بچہ، جس کی وجہ سے میں اس اذیت میں پھنس چکی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر دے مارا۔ میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا۔ کہنے لگا آج تو تم نے یہ بات زبان سے نکال دی، آئندہ اگر غلطی سے بھی تمہاری زبان سے یہ نکلا تو تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے گلے کے جانب بڑھے اور ایک دم اپنے ہاتھوں کو روکا تھا۔ اس وقت تو شدید غصے میں تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا رک کیوں گئے؟ بڑھاؤ اپنے ہاتھ، دباؤ میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ڈالو۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنے گلے پر رکھ کر اس کے ہاتھوں سے اپنا گلا دبانے لگی۔ وہ میرا ہاتھ پیچھے کرنے لگا۔ میں بالکل پاگل سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ میں مار ڈالوں گی خود کو، اور میرے ساتھ ساتھ تمہارا یہ بچہ بھی مر جائے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا۔ میں ایک دم سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، سامنے ڈریسنگ پر پڑے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور دیوار پر مار کر توڑ دی۔ باقی کی بوتل کانچ سمیت میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے وہ کانچ پکڑا اور اپنے پیٹ کے جانب بڑھا دیا۔ میں اس قدر غصے میں تھی، میرا جی چاہا کہ اپنے پیٹ میں وہ کانچ مار لوں، خود کو ختم کر لوں اور اس بچے کو بھی مار ڈالوں جس کی وجہ سے میری زندگی اذیت بن گئی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہ فوراً سے میرے پاس آنے لگا۔ اس کی تو یہ حالت تھی کہ جیسے میں اس کے بچے کو نہیں اس کو مارنے والی ہوں۔ وہ کہنے لگا دیکھو ایسا مت کرو، دیکھو ایسا کچھ مت کرنا۔ اس وقت وہ بہت ہی زیادہ خوف زدہ تھا، جس قدر وہ میرے پیچھے پڑا تھا۔ اگر وہ میرے جانب بڑھتا تو شاید غصے سے میں اپنے پیٹ پر وہ کانچ گھسا لیتی۔ میں نے کہا تم نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو میرے ساتھ ساتھ تمہارا بچہ بھی مر جائے گا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم فوراً سے رک گئے۔
कहने लगा, तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ इस कांच को खुद से पीछे करो। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर खौफ देखा था, उसकी आंखों में आंसू देखे थे। औलाद इंसान को कैसे मजबूर करती है, ये मैं जागीर शाह की आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है। कहने लगा, ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अपना ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। तुम मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैंने उससे वादा कर लिया। वो मुझे शहर ले आया। मैं उसके शहर के बड़े से बंगले में रहने लगी। मुझ पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, जागीर शाह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा। रोज़ मुझसे पूछता कि मैंने खाना ठीक से खाया है या नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि ये सारी बातें बच्चे की पैदाइश तक ही महदूद हैं। बहरहाल मैं भी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। वक्त गुजरने लगा। 9 महीने का अरसा गुजर चुका था जब मुझे दर्द होना शुरू हुए थे। मैं बेतहाशा रोए जा रही थी। उस वक्त मुझे जागीर सा गोद में उठाकर बाहर तक लाया था। ड्राइवर से कहने लगा, फौरन गाड़ी स्टार्ट करो। मेरे साथ वो पिछली सीट पर बैठा रहा। हॉस्पिटल में जाकर मैंने उसका हाथ थामा हुआ था। मैं बहुत रो रही थी। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है जागीर, मैं मर तो नहीं जाऊंगी। मैं दर्द से बेहाल थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस दर्द को सह नहीं पाऊंगी। वो मेरे सर को सहलाने लगा, कहने लगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरी डॉक्टर कहने लगी कि इसका केस बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है। हम या तो इस बच्चे को बचा सकते हैं या फिर आपकी बीवी को। ये सुनकर मुझे लगा था कि बस अब मेरी आखिरी वक्त आ चुका है, क्योंकि जागीर शाह को अपने वारिस से मोहब्बत थी। अपने वारिस की खातिर वो कुछ भी कर सकता था। अगर वो निकाह कर सकता था तो मुझे अपने बच्चे के खातिर कुर्बान भी कर सकता था। मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं नहीं जानती कि कब और कैसे, लेकिन मैं होश की दुनिया से गाफिल हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो लगा कि शायद मैं मुअज्जा तौर पर बच गई हूँ। मैं हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बजाय एक प्राइवेट रूम में थी। नर्स मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैंने पूछा, मेरा बच्चा कैसा है? कहने लगी कि आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? कहने लगी कि आपके शौहर से पूछा था कि हम बच्चे को बचाएं या उसकी माँ को, क्योंकि उन दोनों में से बस एक का ही बचना मुमकिन था। तो उसने कहा था कि आप मेरी बीवी को बचा लें, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मुझे हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा था। ये कैसे हो सकता था? उस शख्स ने तो मुझे अपने वारिस की खातिर अपनाया था, फिर वो कैसे अपने बच्चे से दस्तबरदार हो सकता था? कुछ ही देर बाद जागीर शाह मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरे पर संजीदगी थी। मुझे उस बच्चे से ज़रा भी लगाव नहीं था, लेकिन 9 महीने वो मेरे वजूद का हिस्सा रहा था। कैसे मुमकिन था कि मेरी आंखों से आंसू ना बहते? मेरी आंखों से आंसू बहकर तकिया भिगोने लगे। जागीर शाह बिल्कुल टूट चुका था। मेरे पास आया, अपने दोनों हाथों से मेरे आंसुओं को साफ करके मेरे सर को सहलाने लगा, जैसे मुझे तसल्ली दे रहा हो कि रो मत। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उसके हाथों को झटका नहीं था। मैंने कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारा वारिस तो तुम्हें मिल रहा था। तुमने अपने वारिस की खातिर मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को बर्दाश्त किया था, फिर जाने देते मुझे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि नहीं, तुम्हारा कोई कसूर न था, जो मैं तुम्हें सजा पर सजा देता रहता। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, उस जुल्म की ये मेरी सजा थी। फिर उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। वो फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, नाजिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो अपना रोना भूल गया। कुछ देर मुझे हैरत से देखता रहा, फिर नाम ऐसे हिलाते हुए कहने लगा, ये मुमकिन नहीं है। मैं नहीं जानता कब और कैसे, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम मेरी बीवी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरे साथ मेरी बीवी की हैसियत से रहो। मैं सारी दुनिया के सामने
हर बात का एतराफ़ करूँगा। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ ज़्यादती की है उस सब का एतराफ़ सबके सामने कर दूँगा। मैं सबको सच सच बता दूँगा। मेरे दोनों हाथ थाम कर वो मुझसे मिन्नतें कर रहा था, लेकिन मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे उसे माफ़ करना चाहिए या नहीं। आप मुझे कुछ मशवरा दीजिए कि मैं क्या करूं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।